तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पीएच निकालना है ना सॉल्ट का, WA WB टाइप का है कि नहीं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोग कितने टॉपिक पढ़ लिए हैं, 8 टॉपिक। आपको याद भी होगा है कि नहीं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, फिर आज की क्लास में आपको शुरू करना है बफर सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको याद भी हो गया होगा कि टॉपिक क्या है और कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि जब भी क्वेश्चन में लिखा जाए कि पीएच निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन सा टाइप का है। ठीक है, अगर हमारे पास में वीक एसिड है और वीक बेस है तो उसका पीएच निकालेंगे तो वहां में जो H+ आयन का कंसंट्रेशन होगा वो किसके बराबर होगा, C अल्फा के बराबर होगा, या √K × C के बराबर होगा, या OH- आयन का कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा, Kb × C के √Kb × C के बराबर होगा। वहां से पीएच निकाला जा सकता है। फिर आपको वीक एसिड और वीक बेस का पीएच बताया गया था, वाटर का पीएच बताया गया था। अगर हमारे पास में HCl दिया है, HCl का हमको पीएच निकालना है तो बताइए क्या करेंगे। तो HCl में जो H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा। या स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है तो उसमें OH- आयन का कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा, C के बराबर। कहने का मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच जो निकालते हैं वहां में H+ या OH- आयन का कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है, C के बराबर। फिर वाटर का पीएच कैसे निकालते हैं, वाटर का किसमें मैंने 2 फॉर्मूला आपको याद कराया था, कौन कौन सा। KW = कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन, और PKW = क्या होता है, PH + POH। और वो स्केल 25 डिग्री टेम्परेचर पे 14 हो जाती है KW का वैल्यू, PKW का वैल्यू 14 हो जाती है। अगर टेम्परेचर हमारा 90 डिग्री है तो PKW का वैल्यू 12 हो जाता है कि नहीं। तो वाटर के बाद आपको किसका बताया गया था, सॉल्ट का। सॉल्ट में भी 4 टाइप का था है कि नहीं। एक तो ऐसे SB टाइप का था, ऐसे और SB टाइप का होगा तो बताइए उसमें हाइड्रोलिसिस तो होता ही नहीं था, और इसका मतलब उसका पीएच कैसा होता है, 7। कैसा होता है, 7। ऐसे WB टाइप का पीएच कैसे निकालते हैं, WASB टाइप का पीएच कैसे निकालते हैं, WAWB टाइप का अगर सॉल्ट है तो उसका पीएच कैसे निकालते हैं, क्या समझ पा रहे हैं। तो ये 4 हो गया है कि नहीं। उसके बाद सॉल्ट में तो ये 4 हो गया था। फिर मैं आपको डाइल्यूशन वाला केस करा था कि अगर हमारे पास में स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर उसमें डाइल्यूशन कर देंगे तो डाइल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन तो चेंज ही हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, N1V1 = N2V2। उसके बाद हमने क्या सिखाया था कि अगर 2 स्ट्रॉन्ग एसिड है या 2 स्ट्रॉन्ग बेस है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ऐड करेंगे तो उसका पीएच का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा, और वो किसके बराबर होता है, N1V1 + N2V2 = N3V3। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है तो एक दूसरे को खत्म करेगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, N1V1 - N2V2 = N3V3। अगर भाई 3 है 4 है, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड 4 है तो N1V1 + N2V2 + N3 ऐसा करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास में ध्यान दीजिएगा, अगर वीक एसिड और वीक बेस है तो अगर हमारे पास में वीक एसिड और वीक बेस है और इसका पीएच निकालना है तो भाई इसमें तो कंसंट्रेशन तो आता ही नहीं। इसका पीएच का फॉर्मूला क्या है, 7 + ½ pKa - ½ pKb। तो अगर K वीक एसिड और वीक बेस का K और Kb का वैल्यू देगा तो आप क्या निकाल सकते हैं, इसका पीएच निकाल सकते हैं। तो आपने यहाँ तक आपने समझ गए थे भाई। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लेकिन हमने जो क्वेश्चन करा था वहां में ध्यान दीजिएगा, जो सॉल्ट का पीएच निकाल रहे थे उसमें क्या था, स्ट्रॉन्ग मतलब जो एसिड था और बेस था उसका मिलीमोल बराबर था, है कि नहीं। अरे भाई दोनों का मिलीमोल बराबर था ना, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लेकिन अगर किसी का मिलीमोल एक का ज्यादा हो गया दूसरा का कम हो गया तो अभी ये आज की क्लास जो पढ़ाया जाएगा वहां से उसका पीएच निकाला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बफर सोल्यूशन। देखिए भाई बफर सोल्यूशन क्या होता है। बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस डालने से वो सोल्यूशन का पीएच को रेसिस्ट करता है, मतलब चेंज नहीं होने देता है। तो ऐसा टाइप के सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, बफर सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, बफर सोल्यूशन। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस डाल दीजिए तो वो सोल्यूशन का पीएच जो चेंज होता है वो निग्लेजिबल होता है। ऐसा टाइप के सोल्यूशन को क्या बोला जाता है, बफर सोल्यूशन बोला जाता है। जैसे भाई थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मैं बोलूंगा भाई यहाँ में क्या है, हमारे पास में वाटर है, क्या है, वाटर है, और आप यहाँ में क्या मिला दीजिए भाई, आप एसिड मिला दीजिए, तो बताइए इसका पीएच क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अरे भाई पीएच क्या हो जाएगा, चेंज।
मतलब ये सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। एसिडिक होगा तो पीएच 7 से कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें बेस मिला देंगे ना, बेस, तो सोल्यूशन का पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा हो जाएगा। मतलब डाइल्यूशन जब कर रहे हैं तो इसका पीएच क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अगर वाटर है और उसमें आप एसिड मिला देंगे तो इसका पीएच चेंज हो जाएगा। अगर पानी है उसमें आप बेस मिला देंगे तो उस सोल्यूशन का पीएच क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं भाई, ध्यान देना, अब यहाँ में वाटर नहीं है और यहाँ में क्या है, बफर है। एक बफर सोल्यूशन है भाई, और उसमें हमने एसिड भी मिलाया। क्या मिलाया, स्ट्रॉन्ग एसिड। हमने क्या मिला दिया भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया, या हमने स्ट्रॉन्ग बेस करा दिया, या हमने डाइल्यूशन कर दिया भाई। क्या समझ पा रहे हैं ना, डाइल्यूशन कर दिए या इसको बाहर रख दिया गया। तो ऐसा करने से ये जो बफर सोल्यूशन होता है वो क्या करता है, इसका पीएच चेंज को रोकता है। क्या समझ पा रहे हैं ना भाई। अगर हमारे पास में एक सोल्यूशन है, उसमें आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड मिलाया, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस मिलाया, या आपने उसको डाइल्यूशन कर दिया, तो इस सोल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होता है। कोई किस में नहीं होता है भाई, बफर सोल्यूशन में नहीं होता है। समझ पा रहे हैं ना। तो बफर सोल्यूशन क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस डालने से, या डाइल्यूशन करने से, या इसको बाहर रखने से इस सोल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं। जैसे इसका जो एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, जैसे कि ब्लड, ब्लड हमारा क्या होता है, एक बफर सोल्यूशन का जैसे काम करता है ना भाई। क्या अब जो ब्लड होता है, क्या हमारा जो ब्लड होता है वो एक बफर सोल्यूशन का काम करता है। इसमें बफर सोल्यूशन क्या होता है बताइए, H2CO3, और क्या होता है भाई, NaHCO3। क्या समझ पा रहे हैं ना। ये होता है बफर का जैसे काम करता है। जो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस या डाइल्यूशन करेंगे तो उसका पीएच चेंज नहीं होगा। अरे भाई, इसका पीएच तो लगभग 7.4 के आसपास में होता है कि नहीं। तो ब्लड यहाँ में किसका जैसा काम कर रहा है भाई, बफर का जैसा काम कर रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो बफर सोल्यूशन हमारा क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। बफर सोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपल बफर होता है और एक मिक्स बफर होता है। मिक्स बफर भी फर्दर 2 प्रकार का होता है, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो बफर सोल्यूशन होता है वो 3 प्रकार का होता है, सिंपल बफर, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। लेकिन अगर ये टोटल 3 घंटा की क्लास होगी भाई, तो सिंपल बफर तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। बाकी जो लेंदी वाला पार्ट है वो हमारा एसिडिक बफर है। तो अगर आपको एसिडिक बफर समझ में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर आपको एसिडिक बफर समझ में आ जाएगा तो बेसिक बफर में केवल फॉर्मूला लिखा दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। बेसिक बफर 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश ये करिए। मतलब यहाँ में ये बफर सोल्यूशन है, आप स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे तो सोल्यूशन का पीएच तो क्या होगा, निग्लेजिबल चेंज होगा। समझ पा रहे हैं ना, इतना चेंज नहीं होगा। तो ऐसे टाइप के सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, बफर सोल्यूशन। अभी कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। लेकिन अभी आपको जो बताया जा रहा है वो याद रखना है, ठीक है। बफर सोल्यूशन क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या अब ये नहीं कि भाई देखो ब्लड है और उसमें आपने एक ट्रंक मतलब एक ड्रम भाई एसिड मिला दिया, अरे भाई इसका पीएच चेंज हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। कहने का मतलब है स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डालिए या उसमें डाइल्यूशन करिए या इसको बाहर रख दीजिए तो उसका पीएच चेंज नहीं होगा। अब ये नहीं कि आपने एक्सेस में मिला दिया तो ब्लड का ही पीएच चेंज हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। हाँ, तो ब्लड के साथ ज्यादा मजाक मत करिएगा, जिंदगी खराब हो सकती है। तो कहने का मतलब है स्मॉल अमाउंट डालने से उसका पीएच चेंज होता है, लेकिन उसका चेंज जो होता है बहुत ही निग्लेजिबल होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो पीएच होगा वो कांस्टेंट होगा। क्या आप समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। यहाँ में सब कुछ लिखना होगा, डिफिनीशन भी लिखना होगा, डेरिवेशन भी लिखना होगा। तो लिखेंगे द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द change in pH, solution which resist the change in pH on 3 पॉइंट लिख लेना यहाँ में। पहला, small amount of strong acid or strong base, the solution which resists the change in pH on पहला small amount of strong acid और strong base, दूसरा डाइल्यूशन, थर्ड में लिखेंगे when solution is exposed to the atmosphere, when solution is
एक्सपोज टू द एटमोस्फियर। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसा करने से उसका क्या होता है भाई, पीएच चेंज नहीं होता है। मतलब ऐसा सोल्यूशन जो पीएच चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। कौन करता है? बफर सोल्यूशन। समझ पा रहे होंगे। तो भाई जो हमारा जो बफर सोल्यूशन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो सिंपल बफर होता है और दूसरा होता है मिक्स बफर। और जो मिक्स बफर होता है फर्दर दो प्रकार का होता है, एसिडिक बफर, दूसरा होता है बेसिक बफर। तो ब्लड किसका जैसा काम करता है भाई? बफर का जैसा काम करता है। बायो में भी शायद ऐसा पढ़ाया गया होगा, है ना? तो उसमें दो कंपोनेंट होंगे, H2CO3 प्लस NaSCO3, कार्बोनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना? या इसको आप लोग क्या भी लिख सकते हैं, देखो, या तो आप ऐसे लिख दीजिए या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H2CO3 और HCO3 माइनस। अब तो ऐसे भी लिख सकते हैं, Na को हटाएंगे तो Na प्लस के फॉर्म में चला जाएगा, तो यहाँ में माइनस आ जाता है। तो ये जो एसिड है और ये इसका क्या हो जाएगा? कंजुगेट बेस। अरे भाई कंजुगेट एसिड बेस पेयर में डिफरेंस कितना का ही होता है? एक H प्लस का या एक OH माइनस का। कितना हाइड्रोजन है? 2। यहाँ में कितना है? 1। तो डिफरेंस कितना का है? 1 का। मतलब अगर ये एसिड है, अगर ये एसिड है, वीक एसिड है, तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई? कंजुगेट बेस। समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे सिंपल बफर की बात करेंगे। कॉपी हो गया है क्या? नहीं हुआ है? ठीक है, कॉपी कर लीजिए आराम से। देखिए भाई, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, केवल समझना है। अभी तो मैंने आपको डिफिनीशन रटाया है कि अभी कुछ देर के बाद आपको फील भी होगा कि हाँ, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस डालने से इसका पीएच क्यों नहीं चेंज होता है। क्लियर है ना? अभी आपको डिफिनीशन याद रखना है। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। कॉपी हो गया होगा। ठीक है, तो पहला लिखेंगे सिंपल बफर। अच्छा देखिए, सिंपल बफर किसको बोलते हैं? WaWb का जो एक्वा सोल्यूशन होता है वो सिंपल बफर होता है। अगर हमारे पास में वीक एसिड और वीक बेस है, उसका जो एक्वा सोल्यूशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल बफर बोलते हैं। क्या समझ पा रहे हैं ना? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला? इट इज एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस का जो एक्वा सोल्यूशन होता है वही हमारा क्या होता है भाई? सिंपल बफर। क्या होता है बोलिए? सिंपल बफर होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? जैसे अगर हम बात करें भाई, देखो ध्यान देना, सिंपल बफर पता करने का क्या तरीका है कि वीक एसिड और वीक बेस, क्या ये सिंपल बफर है? नहीं। अरे भाई, इसका एक्वा सोल्यूशन, इसका जो एक्वा सोल्यूशन होगा वो क्या होता है? सिंपल बफर होता है। जैसे कि एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो यहाँ में लिखा है CH3COONH4। क्या बताओ, ये WaWb टाइप का सॉल्ट है क्या? क्या ये WaWb टाइप का है? क्योंकि एनायन जो है एसिटेट आयन है, ये प्लस है। अमोनियम कहाँ से आएगा? एसिड से। एसिड से या बेस से? केटायन बेस से आता है तो NH4OH हो जाएगा, और वीक बेस है और ये आ जाएगा एसिटिक एसिड से, मतलब वीक एसिड है। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो क्या इसको हम लोग बताइए, क्या इसको हम लोग सिंपल बफर बोल सकते हैं? नहीं। काहे नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसका कौन सा सोल्यूशन लेना पड़ेगा? एक्वा सोल्यूशन। मतलब ये अगर ये ड्राई होगा तो ये सिंपल बफर नहीं होगा, लेकिन अगर इसमें पानी डाल दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? सिंपल बफर बन जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा भाई? ध्यान देना, CH3COONH4 है, इसको कहाँ में डालना पड़ेगा भाई? पानी में। पानी में डालेंगे तो वो उसका एक्वा सोल्यूशन बन जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, ये तो WaWb टाइप का सॉल्ट है। अरे भाई, WaWb टाइप का सॉल्ट है, WaWb टाइप का सॉल्ट है, तो बताओ क्या इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस भी होगा? अरे भाई, पढ़े थे ना आप लोग का? क्योंकि इसमें अगर मान लो ये सॉल्ट है तो भाई ये तो टूट जाएगा एसिटेट आयन और एमोनियम आयन में, है कि नहीं? और ये वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? करेंगे। तो इसका क्या भी होने वाला है? डिसोसिएशन। और क्या भी होने वाला है? हाइड्रोलिसिस। क्या इसका हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा होता है क्या? क्योंकि इसमें केटायन एनायनिक हाइड्रोलिसिस होती थी, है ना? और इसका बताओ डिसोसिएशन कितना % होगा? 100%। क्योंकि क्या है? सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट है। सॉल्ट है तो टूट जाएगा। सॉल्ट है तो इस फॉर्म में नहीं होगा। किस फॉर्म में होगा? एसिटेट आयन और अमोनियम आयन।
पानी के साथ में रिएक्शन करेंगे भाई, और बताइए क्या बना लेंगे, CH3COOH, और क्या बना लेंगे भाई, NH4OH। अरे भाई क्या होगा, यही तो बनेगा ना। इसका केटाइन और एनाइन दोनों ही रिएक्शन तो कर रहे हैं ना, केटाइन और एनाइन दोनों ही वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसका हाइड्रोलिसिस सबसे मैक्सिमम होता है, जो आपको पता भी है कि नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मतलब यहाँ में एनाइन वाला पार्ट, केटाइन वाला पार्ट वाटर के साथ में रिएक्शन करके ये बना रहा है, मतलब रिएक्शन ये बनाएगा, फिर ये तो एसिड है भाई, वीक एसिड है, ये डिसोसिएट भी होगा, समझ पा रहे ना। मतलब ये आपस में रिएक्शन करके कुछ देर के बाद ये रिएक्शन थम सी जाएगी, मतलब यहाँ में इक्विलिब्रियम आ चुका है। और यहाँ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या क्या होता था बता दीजिए एक बार, KH KW, वीक एसिड है तो K आएगा, और वीक बेस है तो K भी आएगा, समझ पा रहे हैं ना। इसके बीच में रिलेशन भी आप लोग पढ़ चुके हैं, KW इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH इंटू KA इंटू KB, क्या समझ पा रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब आप क्या कर रहे हैं, मान लो ये तो इस फॉर्म में नहीं होगा भाई, ये तो इस फॉर्म में होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मान लो ये हमारे पास भी सोल्यूशन है, और आपने क्या कर दिया, इसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl डाल दिया, क्या डाल दिया, एसिड, एसिड बोले तो H प्लस डाल दिया, आपने क्या डाल दिया भाई, H प्लस डाल दिया। क्या आप समझ पा रहे हैं ना, आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, पहले मान लो ये सब कुछ कांस्टेंट हो चुका है भाई, क्या समझ पा रहे हैं ना। क्या इसकी पीएच निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, समझ पा रहे हैं। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपने यहाँ में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाला है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाला है मतलब HCl डाला है, तो मतलब H प्लस डाला है, क्या डाला है, H प्लस। तो अगर थोड़ा सा ध्यान देना, अगर आपने H प्लस डाला है भाई, इस सोल्यूशन में बताओ क्या एसीटेट आयन भी प्रेजेंट होगा, अमोनिया भी होगा, समझ पा रहे हैं ना, ये भी होगा, ये भी होगा। तो जब आप H डालेंगे, क्या डालेंगे, H प्लस, तो आपको ऐसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है भाई, कि जब हम H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डालेंगे तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी सोल्यूशन में। पर भाई आप एक्स्ट्रा फ्रूट डाल रहे हैं ना, तो सोल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उसका पीएच क्या हो जाना चाहिए, कम, पीएच चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है। अरे भाई एकदम पूरा फोकस होके समझिए। अरे भाई ये सोल्यूशन था और उसमें आप बाहर से एसिड डाल रहे हैं, अरे भाई क्या कर रहे हैं, बाहर से एसिड डालेंगे, एसिड डालने का मतलब होता है आप H प्लस आयन डाल रहे हैं। तो जब आप H प्लस आयन डालेंगे तो सोल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना भाई। अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो उसका पीएच क्या हो जाता है, कम, मतलब सोल्यूशन का पीएच कम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दो, क्यों नहीं ऐसा होता है, क्योंकि भाई थोड़ा सा ध्यान देना है। अरे भाई जब आप H प्लस डालेंगे तो बताओ क्या सोल्यूशन में एसीटेट आयन तो देख रहा था भाई H प्लस को, अरे भाई ये माइनस है और ये प्लस है, क्या दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। अरे भाई एसीटेट आयन किसका इंतजार कर रहा था, H प्लस आयन का। तो अगर H प्लस डालेंगे तो ये बताओ क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। क्या समझ पा रहे हैं ना, मेरा कहने का मतलब है आप जितना H प्लस डालेंगे उतना ही ये क्या कर लेगा, उस H प्लस को ले लेगा, मतलब सोल्यूशन में फ्री H प्लस आयन नहीं रहेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो तुमने H प्लस कितना मिलाया, 100, अरे भाई कितना मिलाया, 100, और उस 100 H प्लस के साथ में कौन रिएक्शन कर लिया, एसीटेट आयन। अरे भाई कौन कर लिया, एसीटेट आयन। क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या एसीटेट आयन ने रिएक्शन करा है, क्या आप समझ पा रहे होंगे। तो जब एसीटेट आयन ने इसके साथ में जब रिएक्शन करेगा भाई, जब इसके साथ में रिएक्शन कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। लेकिन आप लोग को मालूम होता है कि एसिटिक एसिड फर्दर टूट जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं ना, अगर H प्लस आयन 100 है और इसके, क्योंकि ये तो है ना भाई, ये सॉल्ट से आ रहा है, 100% टूट गया है। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो ये और ये आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, एसिटिक एसिड। लेकिन एसिटिक एसिड कैसी एसिड होती है, वीक एसिड। क्या वो 100% आयोनाइज होता है, क्या नहीं। अरे भाई 5% होता है, कितना परसेंट, 5%। तो क्या ये फर्दर ये रिएक्शन में बैक पीछे जाएगा, अरे भाई पीछे जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो तुमने H प्लस 100 डाला था ना, तो बैक जो मान लो ये 100 इसको कंबाइन करके एसिटिक एसिड बना लिया होगा, लेकिन जब ये रिएक्शन पीछे जाएगा तो कुछ 5 ही H प्लस आयन सोल्यूशन में रहेंगे। भाई थोड़ा सा समझिए, पहले ये रिएक्शन ऐसी थी, है कि नहीं। आप बाहर से क्या डाल रहे थे, H प्लस, आपने कितना डाल दिया, 100। अरे भाई कितना डाल दिया, 100। लेकिन उस 100 H प्लस को कौन इंतजार कर रहा था, एसिटेट आयन। मतलब 100 H प्लस के साथ में कौन रिएक्शन कर लिया, एसिटेट आयन ने। तो क्या बना दिया, एसिटिक एसिड। अरे भाई सोल्यूशन में अगर फ्री H प्लस आयन होता तब ना उसकी H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता, वो तो कंबाइंड फॉर्म में एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। लेकिन आप सोच रहे हैं कि रिएक्शन तो रिवर्सिबल होगा, मतलब क्या ये एसिटेट आयन फर्दर टूटेगा, किसमें, एसिटेट आयन प्लस H प्लस आयन में। मेरा कहने का मतलब है ये H प्लस तो 100 इसके साथ में रिएक्शन हुआ था,
जब ये टूटा, क्या ये 100% आयोनाइज हो सकता है क्या? नहीं। अरे भाई इनका तो अल्फा 5% 2% ही होता है, तो ये रिएक्शन कुछ ही टूट पाएगा, मतलब सोल्यूशन में कुछ ही H+ आयन मिलेंगे। डाला तो 100 था, मिलेगा 2 से 3, तो पीएच तो चेंज होगा लेकिन वो चेंज निग्लेजिबल होगा। नहीं समझ में आया? अरे भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तुम लोग सच में नहीं समझ पा रहे? भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो ये तो क्या था, ये वीक एसिड और वीक बेस था, इसका एक्वस सोल्यूशन हमारा सिंपल बफर होता है। एक्वस सोल्यूशन का मतलब इसको पानी के साथ में डालना है, पानी के साथ में डालेंगे तो ये तो सॉल्ट है, और सॉल्ट तो क्या होता है भाई 100% आयोनाइज हो जाता है। अगर 100% आयोनाइज होगा तो केटायन होगा, एनायन होगा, होगा कि नहीं होगा? और ये पानी के साथ में रिएक्शन करके क्या करेंगे बताइए? सॉल्ट वाटर के साथ में रिएक्शन करके एसिड और बेस का फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होती है। अरे भाई होती है ना ऐसा? तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, एनायन है, केटायन है, और ये एसिड है और ये बेस है। और कैसा बेस है? वीक एसिड वीक बेस है। और आप बाहर से एसिड को डाल रहे हैं। अरे भाई क्या डाल रहे हैं? एसिड को। तो जब एसिड को डालने का मतलब होता है H+ आयन का डालना है, समझ पा रहे हैं ना? एसिड मतलब H+ आयन का, H+ आयन की वैल्यू को डाल रहे हैं, H+ आयन का कंसंट्रेशन को डाल रहे हैं, H+ आयन का मोल को डाल रहे हैं। क्या समझ पा रहे हैं? आपने H+ आयन कितना डाला सोल्यूशन में? 100। कितना डाला? लेकिन उस ये भाई इंतजार कर रहा था H+ का साथ में, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या ही बना देगा भाई? एसिटिक एसिड। क्या बना देगा? एसिटिक एसिड। ये पूरा H+ आयन को खा लिया। कौन खा लिया भाई? एसिटेट आयन। समझ पा रहे हैं ना? मतलब ये क्योंकि ये क्या है भाई? बेस। अरे भाई क्या है? बेस। और ये क्या है? एसिड। रिएक्शन हो गई है, क्या बन चुका है? एसिड। क्या समझ पा रहे हैं ना? और एसिड से एक H+ हटाएंगे तो उसका कंजुगेट बेस ना हो जाएगा? तो क्या ये एसिटिक एसिड का ये कंजुगेट बेस है? अरे भाई है ना? वो H+ को लिया और क्या बना दिया? एसिटिक एसिड। क्या समझ पा रहे हैं? लेकिन मान लो रिएक्शन तो आगे चल गई है, लेकिन क्या ये 100% आयोनाइज होता है क्या? नहीं। क्या ये फर्दर फिर टूटेगा? अरे भाई टूटेगा तो क्या वो 50% टूट जाएगा क्या? नहीं। ये इनका जो अल्फा होता है लगभग 5% से भी कम होता है। मान लो 2% है, कितना है? मतलब यहां से कितने H+ पीछे से आएंगे? 2। अरे भाई 100 H+ ये रिएक्शन कर लिया है, ये बन गया है, फिर ये डिसोसिएट होगा, तो सोल्यूशन में सिर्फ एक्स्ट्रा आयन जो फ्री आयन है 2 ही हो पाएगा। मतलब सोल्यूशन में जो फ्री H+ आयन होंगे वो कितने ही होंगे? 2। और 2 H+ डाला तो 100 था, लेकिन H+ आयन फ्री कितने हैं? 2। मतलब सोल्यूशन का पीएच तो चेंज होगा लेकिन वो चेंज नेग्लिजिबल होगा। मतलब ये सोल्यूशन का पीएच क्या ही रहेगा? कांस्टेंट। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो। अब बोले नहीं हम थोड़ा बेस डालेंगे। अरे भाई क्या डालेंगे? बेस। तो भाई जब आप बेस डालेंगे, बस आपको समझ में आना चाहिए भाई कि डालने से क्यों नहीं उसका पीएच चेंज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। आपने बेस डाल दिया, बेस डाल दिया माना NaOH डाल दिया भाई, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। मतलब आपने क्या डाला भाई? OH- है। क्या डाल दिया? OH- है। लेकिन उसको उसके लिए इंतजार कौन कर रहा था भाई? NH4+। ये NH4+ OH- के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेगा? अमोनियम आयन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या समझ पा रहे हैं ना? मेरा कहने का मतलब है कि इसका पीएच क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि हम तो डाल रहे हैं H+ या OH-, लेकिन वो H+ और OH- सोल्यूशन में फ्री नहीं है। अरे भाई वो तो किसी के साथ में कंबाइंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो किसी के साथ में कंबाइन करके कंबाइंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। जैसे ये NH4+ क्या करेगा भाई? NH4+ क्या करेगा? इस OH- के साथ में कंबाइन करेगा और क्या बना देगा? NH4OH। ये कैसा बेस है भाई? अरे भाई कैसा बेस है? तो आप बोलेंगे वीक बेस है। क्या समझ पा रहे हैं ना? और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर ये वीक बेस है तो फर्दर डिसोसिएट होगा। मान लो तुमने ढाला कितना था? OH- कितना डाला था? 100। ये अमोनियम ने पूरा 100 OH- के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लिया है? NH4OH। लेकिन अब ये रिएक्शन पीछे जाएगा तो डिसोसिएट होगा। मान लो ये 10 ही OH- को डिसोसिएट कर पा रहा है, तो भाई सोल्यूशन में डाल रहे हैं 100, लेकिन फ्री OH- कितना है? 10। उसका वजह से सोल्यूशन का पीएच में उतना ज्यादा चेंज नहीं होगा। अरे भाई चेंज तो होगा लेकिन वो चेंज निग्लेजिबल है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि ये सोल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होगा। क्या समझ पा रहे हैं क्या? आप बोलेंगे नहीं, ना तो हम एसिड मिलाएंगे ना तो हम बेस मिलाएंगे, हम डाइल्यूशन करेंगे। अरे भाई क्या करेंगे? डाइल्यूशन। भाई जब आप डाइल्यूशन करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब आप डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, जब आप डाइल्यूशन कर रहे हैं तो बताओ इसका पीएच का फॉर्मूला क्या है? 7+½ pKa -½ pKb। यही होता है ना WaWb टाइप का सॉल्ट का पीएच निकालने का फॉर्मूला यही है। तो अगर आप डाइल्यूशन करेंगे भाई, अरे भाई डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा।
कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, लेकिन इसमें कंसंट्रेशन टर्म आता ही नहीं है, इसका पीएच चेंज नहीं होगा। अगर आप जितना मर्जी उतना डाइल्यूशन कर लो, क्या इसका पीएच चेंज होगा? क्या नहीं। तो भाई क्योंकि इसका पीएच में कंसंट्रेशन टर्म नहीं आता है, ये जो क्या होता है इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। भाई कितना भी कर लो, क्या इसका फॉर्मूला में आता है? क्या नहीं। क्या इसका पीएच चेंज हो पाएगा? नहीं। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि जब भी हमारे पास में क्या होगा, कोई सोल्यूशन होगा, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस या डाइल्यूशन करते हैं या सोल्यूशन को बाहर रख देते हैं, तो वो सोल्यूशन का पीएच चेंज तो होता है, लेकिन वो चेंज निग्लिजिबल होता है। हम लोग मान लेते हैं कि वो सोल्यूशन का पीएच क्या है? कांस्टेंट है। तो ऐसे टाइप के सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बफर सोल्यूशन। क्या बोलते हैं भाई? बफर सोल्यूशन। अगर भाई सोल्यूशन में H प्लस आयन फ्री होता तो पीएच चेंज हो जाता, लेकिन फ्री तो नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि ये केटायन OH डालेंगे तो ये केटायन रिएक्शन करेगा, और H प्लस डालेंगे तो ये एनायन रिएक्शन करके उस H जो फ्री आयन थे उसको कन्वर्ट कर देगा, कंबाइंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो दोनों वीक है, डिसोसिएट 100% नहीं होगा, 2 से 3% होगा। तो सोल्यूशन में H प्लस या OH माइनस आयन का जो कंसंट्रेशन होगा या जो वैल्यू होगी वो बहुत ही कम होगी। डाल रहे हैं 1000, सोल्यूशन में फ्री H प्लस आयन है 2 से 3, तो सोल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया। अरे भाई समझ में आ गया। खत्म हो जाता है सिंपल बफर। क्या खत्म हो गया? सिंपल बफर। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया। सिंपल बफर क्या है? डिफिनीशन याद होना है। क्या होना? सिंपल बफर किसको बोलते हैं? वीक एसिड वीक बेस का एक्वस सोल्यूशन को सिंपल बफर बोला जाता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक्वस सोल्यूशन। क्योंकि जब एक्वस सोल्यूशन होगा, पानी में डालेंगे तो ये केटायन एनायन का क्या होगा? इस केटायन और एनायन का क्या होने लगेगा? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस भी होगा और क्या भी होगा? डिसोसिएशन। हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है, डिसोसिएशन भी हो रही है। और आप बाहर से क्या कर रहे हैं भाई? देखिए, बाहर से आप तो मिला रहे हैं H प्लस। कितना H प्लस मिलाया? 100। तो उसको कौन खा जाएगा भाई? एसीटेट आयन। H प्लस के साथ में क्या होगा? एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। जो फ्री आयन था ना उसको कंबाइंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। समझ पा रहे हैं ना? और ये जब डिसोसिएट होगा, क्योंकि एसिटिक एसिड कैसी एसिड है? वीक एसिड, तो इनका अल्फा क्या होता है भाई? लेस देन 5%। मतलब यहाँ से जो H प्लस आयन जो बैकवर्ड से मिलेगा वो कितना मिलेगा भाई? 5 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। डाल रहे हैं बहुत ज्यादा, मिल रहा है बहुत कम। जो फ्री H प्लस आयन है वो 2 से 3 से 5 हो गई। इसलिए सोल्यूशन का पीएच तो चेंज होगा, लेकिन वो चेंज निग्लिजिबल के बराबर होगा। देखिए भाई, एसिडिक बफर किसको बोलते हैं, है ना? एसिडिक बफर किसको बोलते हैं? तो एसिडिक बफर का डिफिनीशन होता है कि इसका 2 डिफिनीशन होता है, ठीक है। पहला क्या होता है? वीक एसिड प्लस सॉल्ट जो होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। ये क्या है भाई? एसिड है। अरे भाई क्या है? एसिड। लेकिन एसिड कैसी होनी चाहिए? वीक एसिड। और वीक एसिड और जो सॉल्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक बफर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अरे भाई यहाँ में इसको, ये तो पहला डिफिनीशन हो गया। दूसरा डिफिनीशन क्या होता है? बोला जाता है एसिड होना चाहिए और क्या होना चाहिए? इस एसिड का कंजुगेट बेस होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? एसिड प्लस उसका कंजुगेट बेस क्या बनाता है? एसिडिक बफर बनाता है। एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए भाई। सबसे पहले मान लो यहाँ में लिखा है CH3COOH प्लस यहाँ में लिखा है CH3COON। एग्जांपल एसिडिक बफर का। बताओ CH3COOH क्या वीक एसिड है क्या? और ये वीक एसिड, और ये क्या होना चाहिए भाई? सॉल्ट ऑफ किसका? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन यहाँ में जो वीक एसिड है वही सेम वीक एसिड यहाँ में होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? आप बताइए, ये जो हमारा सॉल्ट है, अरे भाई ये सॉल्ट है वो किसका है? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का है कि नहीं है? क्योंकि ये कहां से आएगा भाई? CH3COOH प्लस NaOH से आएगा। अरे भाई आएगा ना ये? तो बताओ यहाँ में देखो, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं? डिफिनेशन सेटिस्फाई कर रही है। मतलब ये क्या है? एसिडिक बफर है। लेकिन हम लोग इसको क्या भी लिख सकते हैं? ध्यान देना है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? एसिड को तो एसिड ही लिखा,
लेकिन यहां से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई, CH3COO- लिख सकते हैं ना। तो ये एसिड है, अरे भाई ये एसिड है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस। क्योंकि डिफरेंस कितना का होता है भाई, एक H प्लस का, या में एक H है ना, या में नहीं है, तो एक H प्लस या एक OH का डिफरेंस होता है, उसी को तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। तो या तो आप क्या बोल सकते हैं, कोई भी एसिड और उसका कंजुगेट बेस, अरे भाई कोई भी एसिड और उसका कंजुगेट बेस क्या बनाता है, एसिडिक बफर। क्या बनाता है, एसिडिक बफर। जैसे और थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे मान लो लिखा है HCN, क्या लिखा है HCN, और लिखा है KCN, और आपको बताना है क्या ये बफर है क्या, तो HCN कैसी एसिड है बताइए, वीक एसिड, और ये क्या है बताओ, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं है, WASB टाइप का सॉल्ट है कि नहीं है। अरे भाई यहाँ में K प्लस और CN माइनस है ना, केटाइन तो बेस से आता है, कहां से आएगा QS, और CN है तो कहां से आएगा SCN, दोनों में वीक एसिड सेम होना चाहिए। तो क्या ये हो जाएगा वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक बफर। लेकिन भाई इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, HCN लिख देंगे, और क्या लिख देंगे भाई HCN, और क्या लिख देंगे प्लस CN माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा भाई, कंजुगेट बेस। लेकिन डिफिनीशन जो एसिडिक बफर का जो डिफिनीशन है, जिसकी प्रायोरिटी किसकी, दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी भाई, ये सेकेंड वाली की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। मतलब कोई भी एसिड और उसका कंजुगेट बेस आपको मिल रहा है तो समझ लेना वो सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक बफर है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई, कोई भी एसिड और उसका कंजुगेट बेस, इसकी डिफिनीशन को प्रायोरिटी सबसे ज्यादा देना है। क्या ये ऊपर वाला गलत है, नहीं ये भी सही है। लेकिन अगर दोनों हो जाए तो दोनों में से कोई एक आंसर को सिलेक्ट करना है, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे, अरे भाई एसिड और कंजुगेट बेस वाला। भाई आपको पहचाना है वीक एसिड, और यहाँ में जो वीक एसिड है सेम, ये सॉल्ट में वीक एसिड सेम होना चाहिए, समझ पा रहे हैं। जैसे अगर मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूं और आपको बताना है, क्या ये बफर है, एसिडिक बफर, ये कैसी एसिड है बताइए, वीक एसिड। अरे भाई क्या है, वीक एसिड, और ये यहाँ में देखो माइनस प्लस है ना, तो ये कहां से आएगा, ये आएगा CH3COOH से, और ये कहां से आएगा NaOH से। ये भी कैसा है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी क्या है, वीक एसिड। तो केवल डिफिनीशन से काम नहीं चलेगा, अरे भाई वीक एसिड दोनों में क्या होना चाहिए, सेम सेम। यहाँ में क्या है, मिथानोइक एसिड, यहाँ में क्या है, इथानोइक एसिड। क्या ये बफर बन सकता है, नहीं। काहे नहीं, क्योंकि दोनों में एसिड डिफरेंट हो चुका है। क्या आप समझ पा रहे हैं। और भाई देखो यहाँ में जो एसिड है ना, यहाँ में जो एसिड है सॉल्ट में वही एसिड होना चाहिए, मतलब दोनों में एसिड सेम सेम होना चाहिए। यहाँ में तो वीक एसिड है, यहाँ में वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन यहाँ में वीक एसिड और यहाँ का वीक एसिड दोनों डिफरेंट हो चुका है, तो ये एसिडिक बफर का एग्जांपल नहीं होगा। बताइए क्या ये एसिडिक बफर का एग्जांपल है, H2CO3 कैसा एसिड है, और कैसा एसिड है, वीक एसिड, और यहाँ में क्या हो जाएगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। क्या सॉल्ट भी सेम है ना, तो क्या इसको एसिडिक बफर बोलेंगे, नहीं, क्यों क्यों नहीं बोलेंगे क्या भाई, डिफिनीशन है। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, लेकिन अगर हम मान लो इसको ऐसा लिखते हैं H2CO3 प्लस, यहां से बताओ दो सोडियम को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, CO3-2। ऐसे ये पहला डिफिनीशन से तो हमको लग रहा था कि ये क्या होगा, ये एसिडिक बफर होगा, समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि वीक एसिड है और सॉल्ट किसका है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। लेकिन जब इसका हम कंजुगेट एसिड बेस पेयर देखे तो बताओ क्या ये अगर एसिड है तो क्या इसका ये कंजुगेट बेस है, नहीं, काहे नहीं है, क्योंकि यहाँ में 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ गया है। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो याद रखना ये एसिडिक बफर नहीं है, केवल तुम पहला डिफिनीशन पढ़ा सीखा होता तो तुम बोल देता कि ये एसिडिक बफर है। क्या समझ पा रहे हैं क्या भाई। यहाँ में देखो ये तो वीक एसिड है और ये क्या है, केटायन और एनायन, और इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये कहां से आएगा भाई, NaOH, और ये आएगा H2CO3 से। ये वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस का ये सॉल्ट है, दोनों में एसिड सेम सेम है, लेकिन जब इसका कंजुगेट निकाला गया तो कुछ अलग आ गया, उसमें 2H का डिफरेंस आ गया, इसलिए इसको हम लोग एसिडिक बफर नहीं बोलेंगे। अरे भाई इसका 2 प्रकार से एसिडिक बफर बनाया जा सकता है, समझ पा रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा।
अगर हम बात करें भाई H2CO3 की बात करें और NaOH के साथ में रिएक्शन कराएं तो यहां से हमारा दो बफर तैयार होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, अब आपको समझ में आना, ये जो है ये हमारा जो है वो एसिडिक बफर नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा लिखा है H2CO3, क्या लिखा है भाई H2CO3 प्लस, यहां से बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, मतलब कितने H निकल सकते हैं 2। मैंने एक H हटाया और यहां में सोडियम डाल दिया। और भाई बोलो क्या ये एसिडिक बफर है? क्या ये बफर है? क्या ये क्या सॉल्ट है भाई? सॉल्ट है ना, वीक एसिड है। और ये क्या होगा? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या ये इसका कंजुगेट बेस है क्या? क्या इसमें एक H का डिफरेंस है कि नहीं है? है। तो क्या ये एसिड है? तो क्या इसका ये कंजुगेट बेस है कि नहीं है भाई? है। अच्छा बताओ, इस यहां से आप ऐसे भी लिख सकते थे ना, H2CO3 प्लस HCO3 माइनस, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? ये एसिड और ये इसका कंजुगेट बेस, क्योंकि दो हाइड्रोजन यहाँ में एक हाइड्रोजन, एक का डिफरेंस है। क्या समझ पा रहे हैं? तो ये क्या हो जाएगा? एसिड। ये क्या हो जाएगा भाई? एसिडिक बफर। अब मैंने देखो भाई, मैंने इसको यहाँ में लिखा, फिर एक बार और लिखा, ध्यान देना। तो NaHCO3 लिखा, क्या बोलो, समझ पा रहे? क्या ये एसिड है क्या? और भाई केवल H है कि नहीं है? क्या ये सोल्यूशन में H प्लस देगा कि नहीं देगा? सोल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। अरे भाई कैसा होगा? एसिडिक। तो सॉल्ट बहुत सारा टाइप का पढ़ाया था ना, एसिडिक बेसिक, याद आ रहा है ना? खाना बोल दीजिए, हाँ ठीक है। तो ये H है तो ये H निकल सकता है ना, सोल्यूशन में H प्लस आयन होगा तो क्या बोलेंगे? एसिडिक सोल्यूशन। क्या एसिडिक सॉल्ट होगा, है कि नहीं? तो मान लो ये एसिड है कि नहीं है? क्या मैं एक H और हटाया तो क्या बन जाएगा भाई? Na2CO3, है कि नहीं है? बताओ क्या ये एसिडिक बफर है कि नहीं है? है। अरे भाई है कि नहीं है? है। अरे भाई एसिड, और ये इसका क्या हो चुका है? कंजुगेट बेस। समझ पा रहे हैं ना? तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? NaHCO3 और CO3 माइनस 2 लिख सकते हैं ना भाई? तो बताइए ये दोनों आपस में क्या होंगे? एसिडिक बफर। मतलब H2CO3 की रिएक्शन जब NaOH के साथ में कराएंगे तो दो प्रकार के एसिडिक बफर बन सकता है। भाई एसिडिक बफर होना है तो क्या होना है? एसिड और उसका कंजुगेट बेस होना चाहिए। एसिड और उसका कंजुगेट बेस एसिडिक बफर हो जाएगा। मतलब आप थोड़ा सा ध्यान दो, जब H2CO3 की रिएक्शन NaOH के साथ में कराएंगे तो कितने प्रकार के एसिडिक बफर बन सकते हैं? दो। कौन कौन सा भाई? एक तो ये बन सकता है और दूसरा ये बन सकता है। अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मान लो लिखा है मैं H3PO4 लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? H3PO4। कितने ऑक्सीजन है? 4। तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 3। अगर वैलेंसी फैक्टर 3 होगा तो कितने H निकल सकते हैं? 3। तो अगर मैं मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, एक H हटा के Na डाल दे रहा हूँ, बताओ क्या ये कंजुगेट, क्या ये एसिडिक बफर है क्या? क्या ये एसिडिक बफर है? क्या ये एसिड है तो क्या इसी का ये कंजुगेट बेस है क्या? क्या ये एसिड है तो क्या इसी का ये कंजुगेट बेस है कि नहीं है? कैसे पता चला? यहाँ में हाइड्रोजन कितना था? 3। यहाँ में हाइड्रोजन कितना है? 2। कितना का डिफरेंस है? 1 का। तो कभी भी एक H प्लस या एक OH माइनस का डिफरेंस होता है तो समझ लेना कंजुगेट एसिड बेस पेयर होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? अरे भाई समझ पा रहे होंगे, है ना? अब देखो मैंने इसको यहाँ में लिख रहा, अरे भाई मैंने लिखा NaH2PO4। अब बताओ यहाँ में कितने हाइड्रोजन है? कितने निकल सकते हैं? 2 हाइड्रोजन निकल सकते हैं। अब मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और लिख दिया Na2HPO4। बताओ क्या ये एसिडिक बफर है कि नहीं है? क्या ये एसिडिक बफर है कि नहीं है? क्योंकि ये एसिड है और ये इसका क्या हो गया है? कंजुगेट बेस। क्योंकि यहाँ में हाइड्रोजन है, सोल्यूशन में 2 H प्लस मिलेगा। क्या समझ पा रहे हैं ना? अब मैंने इसको यहाँ में लिखा भाई, क्या लिखा? Na2HPO4 और यहां से एक H हटाइए, सोडियम लगा दीजिए तो क्या बनेगा? Na3PO4। तो बताओ ये क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा Na3PO4 H3PO4 जो लिखा है उसकी रिएक्शन अगर NaOH के साथ में कराएंगे, जैसे मान लो लिखा है भाई H3PO4 और इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे? NaOH के साथ में कराएंगे तो कितना बफर मिलेगा? 3 बफर मिलेगा, 3 एसिडिक बफर मिलेगा। पहला तो ये मिलेगा पेयर, दूसरा ये मिलेगा, तीसरा ये मिलेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? कैसे पता करना है कि ये एसिड, क्या ये एसिडिक बफर है कि नहीं है? तो एसिडिक बफर में क्या होना चाहिए भाई? एसिड होना चाहिए। और एसिड कैसा होना चाहिए? वीक एसिड। और कैसा होना चाहिए? वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस होना चाहिए। H3PO4 कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड? स्ट्रॉन्ग था ना,
स्ट्रॉन्ग था कि वीक था? वीक है, श्योर रहेंगे आप लोग? HClO4 कैसा है? लेकिन H3PO4 कैसा है? वीक। जितने भी फास्फोरस के ऑक्सी एसिड होते हैं कमजोर होते हैं। और भाई समझ में आ रहा है क्या? एसिड प्लस कंजुगेट बेस एसिडिक बफर का बेस्ट एग्जांपल है। अगर कोई एसिड है और उसका वो कंजुगेट बेस उसी एसिड का कंजुगेट बेस हो जाए तो समझ लेना कि एसिडिक बफर है। अच्छा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या कॉपी हो गया है? ये सब एसिडिक बफर है भाई, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा HCl और NaOH, क्या ये एसिडिक बफर बन सकते हैं? HCl और NaOH क्या एसिडिक बफर हो सकता है? अरे भाई नहीं हो सकता है। एसिडिक बफर होने के लिए एसिड कैसा होना चाहिए? वीक। लेकिन कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग। तो क्या ये एसिडिक बफर बन सकता है? नहीं। क्या समझ पा रहे हैं ना? कभी भी वो एसिडिक बफर नहीं होगा। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई इधर। अगर मैं बात कर रहा हूं, देखिए इधर, अगर मान लो लिखा है CH3COOH प्लस NaOH, क्या ये एसिडिक बफर है? तो आप बोलेंगे नहीं, देख के तो नहीं लग रहा है। क्योंकि एसिडिक बफर होने के लिए एसिड वीक होना चाहिए और क्या होना चाहिए? सॉल्ट होना चाहिए। अरे भाई सॉल्ट किसका होना चाहिए? WaSb टाइप का। या अगर ये एसिड है तो ये इसका कंजुगेट बेस होना चाहिए। कोई डिफिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो मतलब क्या ये बफर है? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, बफर नहीं है। लेकिन क्या ये बफर बना सकते हैं? क्या ये एसिडिक बफर बना सकता है? तो देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अगर मान लो दोनों रिएक्शन किए भाई तो क्या बना देंगे? CH3COONA प्लस क्या बनेगा भाई? पानी बनेगा ना ऐसा। मान लो ये रिएक्शन हुआ। अब मान लो शुरुआत में इसके 5 मिलीमोल है। कितने मिलीमोल है? 5। कितने हैं? 5 मिलीमोल है। और इसके भी कितने मिलीमोल है भाई? 5 मिलीमोल है। तो बताओ इसके कितने हो जाएंगे? 0 0। तो बताओ ये क्या होगा? 0 0, क्योंकि दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे। तो बताओ ये सॉल्ट क्या बचेगा? 5 मिलीमोल बन जाएगा, है कि नहीं? और ये कौन सा टाइप का है? WaSb टाइप का है। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? तो बताओ क्या इसका पीएच निकाला जा सकता है? क्या इसका पीएच निकाला जा सकता है? क्या ये, अब देखो, क्या इसका पीएच निकाल सकते हैं ना? ये तो मैं आपको पहले ही भी पढ़ा दिया था। क्या ये बफर होगा? नहीं। क्या ये बफर होगा? नहीं। क्या ये एसिडिक बफर है? नहीं, क्योंकि एसिडिक बफर में क्या भी प्रेजेंट होना जरूरी है भाई? वीक एसिड। लेकिन यहाँ में वीक एसिड प्रेजेंट नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? वीक एसिड प्रेजेंट नहीं है, केवल सॉल्ट प्रेजेंट है। क्या अगर केवल हम लोग सॉल्ट को देखे क्या उसको बफर बोलेंगे क्या? नहीं। बफर बोलने के लिए वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होना जरूरी है। तो बताओ, अगर मान लो, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ये बना लिया, क्या इसका पीएच निकालना पहले ही सिखाया गया था? क्या इसका पीएच पहले ही निकालना सिखाया गया था? क्या ये हमारा क्या है बताओ? स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका पीएच क्या हो जाएगा? 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C। निकाल सकते हैं ना? लेकिन अब क्वेश्चन में क्या किया गया है, ध्यान दीजिएगा, इसका पीएच हम लोग पहले ही निकालना सीखे हैं। अब मान लो यहाँ में ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ में देखो, इसके 7 मिलीमोल है। कितने मिलीमोल है? 7 मिलीमोल है। और इसका 5 मिलीमोल है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो बताओ इसके शुरुआत में कितने होंगे? 0 0। क्या अगर मान लो भाई क्वेश्चन ऐसा होगा तो क्या इसका पीएच निकालना, ऊपर वाला का पीएच निकालना सीखे हैं क्या आप लोग? क्या उसका पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C। और आप C कैसे निकालते हैं? मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। मोल कितना है? 5। टोटल वॉल्यूम निकाल के निकाला जा सकता है। क्लियर है क्या? ये लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। मैं बोला था ना कि जब भी क्वेश्चन में दोनों का मिलीमोल अलग अलग हो जाए तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन कहां से सॉल्व हो जाता है? बफर सॉल्यूशन से। अब ध्यान देना, किसके मोल कम है तो यही हमारा क्या हो जाता था? LR बोले तो लिमिटिंग रिएजेंट। रिएक्शन में पहले खत्म कौन हो जाएगा? NaOH। अरे भाई कौन खत्म हो जाएगा? NaOH। देखो जब भी ध्यान देना, जब आप एसिडिक बफर पढ़ रहे हैं तो भाई सोल्यूशन में तो एसिड बचना ही चाहिए। तो इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन होना चाहिए? बेस वाला। क्या होना चाहिए? लिमिटिंग रिएजेंट। अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दें। क्या ये 5 मोल इसके 5 मोल से रिएक्शन कर लेगा तो इसके मोल तो खत्म हो जाएंगे। कितना बचेगा? अरे भाई 7 मोल था, 5 मोल रिएक्शन कर लिया, क्योंकि ये खत्म होगा पहले, तो क्या इसके 2 मिलीमोल बचे रहेंगे? और ये कितना बचा रहेगा? 5। अब बताओ सोल्यूशन में क्या क्या बचा है? सोल्यूशन में ये बचा है और ये बचा है कि नहीं है? भाई क्या बचा है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। और क्या बचा है? वीक एसिड। तो क्या इसको हम लोग एसिडिक बफर नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। मतलब एसिडिक बफर बोलना है ना, तो मोल जो NaOH है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, उसको कहाँ होना चाहिए? वो लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए। और एक्सेस में कौन होना चाहिए? एसिड। नहीं समझ में आया?
मेरा कहने का मतलब है कि जब भी CH3COOH की रिएक्शन NaOH के साथ में कराएंगे, क्या ये दोनों बफर है? नहीं है। लेकिन जब ये रिएक्शन करेंगे तो बफर के जैसे बिहेव कर सकते हैं। ये एसिडिक बफर तब होगा जब किसके मोल किससे ज्यादा होने चाहिए भाई? एसिड के मोल बेस के मोल से ज्यादा होना चाहिए, तभी ना ये खत्म हो जाएगा, ये बचा रहेगा। एसिडिक बफर का डिफिनीशन क्या है बोलिए? एसिड भी होना है, सोल्ट भी होना है। एसिड भी होना है, सोल्ट भी होना है। सोल्ट किसका? WaSb टाइप का। समझ पा रहे हैं ना? या इसका कंजुगेट बेस समझ पा रहे होंगे। तो आप जैसे भी समझिए, तो ये तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। मतलब एक्सेस में कौन होना चाहिए? एसिड। अब कम कौन होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब ये रिएक्शन करके खत्म हो गया, तो जो सोल्यूशन में बचा है वो क्या क्या बचा है? ये बचा है और ये बचा है। तो क्या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? एसिडिक बफर बोल सकते हैं। जैसे अगर मान लो लिखा है HCN प्लस KOH, क्या ये बफर है? क्या ये बफर है? कैसी एसिड है बताओ भाई? और ये कैसा बेस है? क्या ये बफर है? नहीं। लेकिन क्या ये बफर का जैसा बिहेव कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर मान लो रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे बताइए भाई? KCN प्लस वाटर। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? मान लो क्वेश्चन में दिया है इसके 100 ml 0.1 मोलर। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसका भी क्या है भाई? 100 ml 0.1 मोलर। क्या इसका हम लोग पीएच निकालना सीख गए थे? क्या इस दोनों के मिलीमोल 10-10 आएंगे? क्या दोनों के मिलीमोल 10-10 आएंगे? क्या ऐसा टाइप का पीएच निकालना सीख लिए थे? है कि नहीं? लेकिन आप क्वेश्चन में क्या दिया है कि अब भाई ऐसा टाइप का आ जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? लास्ट क्लास में कैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे। लेकिन अब क्या है ये 50 ml ऑफ 0.1 मोलर। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो बताओ इसके मिलीमोल कितने हैं? 100 मल्टीप्लाई बाई 0.1, इसके मिलीमोल कितना है? 10। इसका मिलीमोल कितना है? 5। किसके मिलीमोल कम है? बेस। क्या हो गया है? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बचेगा? 0-0 भाई, 0-0 बचेगा ना ये। चलो ठीक है, 0-0 बचेगा। अब ध्यान देना, कौन खत्म हो जाएगा? KOH। कौन बचा? 10 में से मान लो इसका 5 मोल इसका 5 मोल रिएक्ट करेगा तो इसके कितने बचे रहेंगे? कितना कितना बनेगा? क्या क्या बचा रहेगा? KCN और HCN। क्या बचा रहेगा? KCN और HCN। क्या एसिडिक बफर है कि नहीं है? क्या आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि हमारा HCN है और KCN बचा रहेगा। और ये क्या है भाई? WaSb। और ये क्या है? Wa। क्या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं? HCN प्लस CN माइनस। क्या ये एसिड है तो ये इसका क्या है? कंजुगेट बेस। क्या समझ पा रहे हैं भाई? तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, अभी इसका पीएच कैसे निकालेंगे टेंशन मत लीजिए, अभी कुछ देर के बाद बताया जाएगा। ठीक है, आपको ये कॉपी करना था कि अगर दोनों के मिलीमोल अलग अलग हो जाए, ठीक है, और बेस कम हो जाए और एसिड ज्यादा रहे, अगर बताओ ये ज्यादा हो जाएगा, अगर ये ज्यादा होगा तो क्या हो सकता है एसिडिक बफर? नहीं, क्योंकि बचेगा बेस और ऐसा बचेगा। देखिए क्वेश्चन तो यही बोला पूछा जाता है कि कौन एसिडिक बफर है, कौन बफर बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा। ठीक है,
ठीक है, मतलब दो क्वेश्चन है, बताना है कौन एसिडिक बफर है। पहला क्वेश्चन में बताओ कौन एसिडिक बफर है। क्या HCl और NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड कभी एसिडिक बफर हो सकता है? नहीं। क्या ये हो सकता है एसिडिक बफर? नहीं, क्योंकि एसिड है तो ये वीक एसिड, तो ये एसिड सेम सेम होना चाहिए। यहाँ में मीठा, यहाँ में इथानोइक हो चुका है, तो ये एसिडिक बफर नहीं होगा। H2CO3 Na2CO3 एसिडिक बफर होगा। पहला डिफिनीशन तो सही है, लेकिन दूसरा डिफिनीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, कैसा एसिड है? वीक एसिड है। और ये क्या है भाई? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, और ये इसका कंजुगेट बेस भी है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ में एक H है, यहाँ में एक भी H नहीं है, एक H प्लस का डिफरेंस है। क्या समझ पा रहे हैं? अरे भाई समझ पा रहे हैं? रुक जाइए, अब ध्यान दीजिए बोर्ड पे। HCl NaOH हो सकता है? हो सकता है? नहीं। HCl NH4OH वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कभी भी क्या नहीं बनाएंगे? एसिडिक बफर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ पा रहे हैं ना? H2CO3 Na2CO3, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान देना, HCnCH3COON हो सकेगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ में जो एसिड है वही एसिड सेम सेम होना चाहिए, नहीं होगा। इस केस में आप 3 को सही मानेंगे, पहला डिफिनीशन को मानेंगे सही। क्या समझ पा रहे हैं भाई? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर H2CO3 है और ये भी है, तो इसमें जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो डिफिनीशन होता है वो क्या होता है? एसिड और कंजुगेट बेस वाला। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन में ऐसा है ही नहीं, तो आप उसको मान लेना उसका करेक्ट आंसर 3 होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या इसमें तुम सोचेगा नहीं इसमें भी 3 करेंगे? नहीं, अरे भाई 3 और इसमें क्या है? वीक एसिड और इसका कंजुगेट बेस है। समझ पा रहे हैं ना? क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते थे क्या? HNO2 प्लस NO2 माइनस, ये एसिड और ये इसका कंजुगेट बेस है, दोनों डिफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन जब क्वेश्चन में उसका कंजुगेट बेस वाला है ही नहीं, तो आप किसको टिक कर सकते हैं? 3 को। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना। आप लोग मुझे बताइएगा, क्या ये एसिडिक बफर है? CH3COOH प्लस CH3COON, क्या ये एसिडिक बफर है? क्या ये एसिडिक बफर हो सकता है? क्या ये एसिडिक बफर हो सकता है? ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एसिडिक बफर है क्योंकि ये वीक एसिड है और ये इसी का कंजुगेट बेस है। क्या समझ पा रहे हैं ना? या आप बोल सकते हैं ये जो सॉल्ट है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है। क्या समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मान लो ये वीक एसिड है, तो बताइए क्या वीक एसिड टूटता है क्या? नहीं। क्या एसिटेट आयन और H प्लस आयन में टूटेगा क्या? नहीं। मतलब क्या 100% टूटेगा क्या? नहीं। अरे भाई 2-3% टूट सकता है। लेकिन ये क्या है? सॉल्ट है। अरे भाई क्या है बताइए? सॉल्ट है। सॉल्ट तो क्या होता है? 100% आयोनाइज हो जाता है। तो बताओ यहाँ में क्या होगा? एसिटेट आयन और Na प्लस आयन। अब हमने क्या कर दिया? इसको एक कंटेनर में डाल दिया। भाई ध्यान दीजिएगा, हमारे पास में एक ग्लास था और ग्लास के अंदर में पानी था, और पानी के अंदर में हमने क्या क्या डाल दिया है? एसिटिक एसिड को डाल दिया है, और सोडियम एसिटेट को डाल के क्या कर दिया भाई? सोल्यूशन को हिला दिया गया, सेक कर दिया गया। तो जब सोल्यूशन को क्या करेंगे? सेक करेंगे भाई, हिला देंगे, मतलब पूरा डिजोल्व करा देंगे, तो क्या क्या बचा रहेगा? क्या ये बचा रहेगा कि नहीं? क्या ये बचा रहेगा कि नहीं? क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड भी आएगा। क्या ये 100% डिजोल्व होता है क्या? नहीं। क्या ये सोल्यूशन में बचा रहेगा? क्या ये बचा रहेगा? नहीं। अरे भाई ये तो आयोनाइज हो गया है आयंस में। क्या ये बचा रहेगा? नहीं। अरे भाई ये तो क्या है? सॉल्ट है, और सॉल्ट का 100% आयोनाइजेशन होता है। नहीं समझे आप लोग? क्या ये बचा रहेगा? क्या ये बचा रहेगा? बताओ ये एसिटेट आयन बचेंगे कि नहीं? क्योंकि ये तो आयनाइज होगा, तो ये बचेगा और ये बचेगा, बचेगा कि नहीं? क्या भाई बताओ, क्या सोल्यूशन में जो Na प्लस आयन है, अरे भाई वो तो स्पेक्टेटर आयन है। क्या है? क्या वो कुछ करता है क्या? नहीं। तो उसका रहे या ना रहे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो बताइए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सोल्यूशन में क्या क्या बचा रहेगा? सोल्यूशन में तो ये बचा रहेगा, ये बचा रहेगा, ये बचा रहेगा और ये बचा रहेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? लेकिन बताओ जो एसिटेट आयन है ना, वो ज्यादा कहां से आएगा? भाई ये तो वीक एसिड है ना, क्या वो 100% आयोनाइज होगा क्या? नहीं। अरे भाई 100 होगा? नहीं। लेकिन क्या ये 100% आयोनाइज हो जाएगा? मतलब क्या जो एसिटेट आयन ज्यादा कहां से आ रहा है? सॉल्ट से। अरे भाई कहां से आ रहा है बोलो? अरे भाई ये तो सॉल्ट है ना, तो जो एसिटेट आयन है वो ज्यादा कहां से आएगा? सॉल्ट से। मेरा कहने का ये मतलब है, जब एसिटिक एसिड था और इसको मिला दिया गया, तो बताओ दोनों में कॉमन आयन लगा कि नहीं लगा? क्या होता है कॉमन आयन? दोनों में एसिटेट आयन सेम मिला है क्या? क्या एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा है? क्या इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई?
बढ़ गई तो क्या इक्विलिब्रियम इसको कम करना चाहेगा, कम करना चाहेगा, रिएक्शन कहां चला जाएगा, बैकवर्ड, बैकवर्ड चला जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि यहां से एसीटेट आयन ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका अल्फा तो भाई 5% से भी कम होता है, और कॉमन आयन मिलने का वजह से इसका अल्फा तो और कम हो चुका है। अरे भाई नहीं समझे क्या आप लोग, तुम नहीं समझा सच में। इधर देखो भाई, ये 5% डिसोसिएट हुआ है कि नहीं, 5 आयन इसके मिले है कि नहीं, इसका और इसका, यहां से तो 100% मिलेगा ना आयन। अब बताओ क्या दोनों में इसका कंसंट्रेशन बढ़ा कि नहीं, क्या दोनों में कॉमन आयन मिल गया, क्या इसकी वैल्यू बढ़ गई, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है, अब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा है, इक्विलिब्रियम चाहेगा उसका कंसंट्रेशन को कम करने के लिए रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में चली जाएगी, बैकवर्ड। जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो अल्फा बढ़ता है घटता है, घट जाता है। पहले इसका अल्फा 5% था, अब घट के 2%, 1% हो गया होगा। तो बताओ क्या ये टूट रहा होगा, नहीं। क्या समझ पा रहे हैं भाई, मतलब जो तुमको एसीटेट आयन मिल रहे हैं, कहां से मिल रहे हैं, सॉल्ट से। कहां से मिल रहे हैं, सॉल्ट से। क्या भाई आप समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि यहां में देखो ये तो वीक एसिड है ना भाई, वीक एसिड से तो मिलेगा ही नहीं। क्या आप समझ पा रहे हैं, मतलब एसीटेट ये तो बचा रहेगा पूरा, क्या ये ज्यादा बचा रहेगा, क्या ये 2% फिर ये बैकवर्ड आ जाएगा और ये सोल्यूशन में ये ज्यादा बचा रहेगा। क्लियर है ना भाई, जब ये टूटेगा नहीं तो क्या सोल्यूशन में कुछ H+ आयन भी बचे रहेंगे, ये तो कम ना हो जाएगा। कि एसीटेट आयन ज्यादा कहां से आ रहा है बोलिए, सॉल्ट से, और एसिटिक एसिड बची है ना भाई ये, क्योंकि यहां से देखो ये डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना, मेरा कहने का मतलब है क्या सोल्यूशन में H+ आयन बहुत कम होंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या तुम सच में समझा है ना। अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्या यहां तक आपको समझ में आ गई है। अब देखो अब क्या करेंगे ना, अब थोड़ा सा यहाँ में ध्यान दीजिएगा, मतलब सोल्यूशन में क्या बचा रहेगा। देखिए मैं लिख रहा हूँ रिएक्शन, ध्यान देना, जो एसिटिक एसिड है, फिर एसीटेट आयन और H+ आयन। और अब थोड़ा सा ध्यान देना, एसीटेट आयन ज्यादा कहां से आया है, अरे भाई कहां से आया है, सॉल्ट से। कहां से आया है, सॉल्ट से। और H+ ये वाला से, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन H+ आयन की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा नहीं, बहुत कम होगी। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। क्या ऐसा इक्वेशन कभी लिखा गया था क्या, क्या ये वीक एसिड हो गया, क्या वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा गया है, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। लेकिन वो वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दोनों ही डिफरेंट है। अरे भाई देखो, अगर हमारे पास में वीक एसिड है और इसको तोड़ेंगे तो एसीटेट आयन मिलेगा और H+ आयन मिलेगा, और इस H+ आयन का कंसंट्रेशन C है। अरे भाई पीएच निकाल सकते हैं। अरे भाई समझ पा रहे हैं ना। लेकिन ये वाला और ये वाला इक्वेशन सेम नहीं है। काहे नहीं है, क्योंकि यहाँ में एसीटेट आयन इसी एसिड से आया था, लेकिन यहाँ में एसीटेट आयन कहां से आया है, सॉल्ट से। क्या आप समझ पा रहे हैं, तो इसका पीएच डायरेक्टली आप C करेंगे तो गलती हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई। अरे भाई मैक्सिमम तो ये टूट गया है, तो सोल्यूशन में जो एसीटेट आयन है वो कहां से है, सॉल्ट से। कहां से है, सॉल्ट से। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां तक आपको डाउट नहीं है। अब देखिए भाई, ये तो आपको लग रहा है कि इक्वेशन तो सेम है, फॉर्मूला पीएच का सेम होगा, नहीं होगा। अब देखो मान लो इसमें आपने क्या करा, एसिड मिला दिया। क्या मिला दिया, मतलब सोल्यूशन, मान लो ये सोल्यूशन अभी था ना, ऐसा मैंने बोला था ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने से सोल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होता है। ऐसे टाइप के सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, बफर सोल्यूशन। लेकिन अब तुमने क्या करा, इसमें एसिड मिलाया। क्या मिलाया भाई, H+। जब तुमने H+ मिलाया तो उसका इंतजार कौन कर रहा था, एसीटेट आयन। क्या कर रहा था भाई, एसीटेट आयन। अब ये एसीटेट आयन क्या करेगा भाई, एसीटेट आयन उस H+ को लेगा और क्या बना देगा, एसिटिक एसिड। मतलब इस H+ आयन को फ्री नहीं रहने देगा। जो हम H+ मिला रहे हैं, जो हम स्ट्रॉन्ग एसिड मिला रहे हैं, उसका H+ आयन को फ्री कौन नहीं रहने देगा, ये बेस नहीं रहने देगा। कौन सा बेस, ये एसीटेट आयन। क्योंकि भाई अगर ये एसिड है तो ये इसका कंजुगेट बेस ना हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे। मतलब जो आप बाहर से H+ मिला रहे हैं उसको फ्री कौन नहीं रहने दे रहा है, बेस। क्या ये इसके साथ में रिएक्शन कर लेगा और क्या इसको कंबाइंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, क्या बना देगा, एसिटिक एसिड। मतलब तुमने 100 मिलाया H+ आयन, कितना मिलाया भाई, 100 H+ आयन मिला दिए आप।
देखिए आपने कितना 100 कितना मिलाया H प्लस आयन 100 कितना मिलाया 100 उस 100 आयन को 100 H प्लस आयन को कौन कंबाइन करेगा कौन रिएक्शन करेगा एसीटेट आयन अब कन्वर्ट सबको करके कर देगा किसमें एसिटिक एसिड क्या एसिटिक एसिड 100% टूटता है नहीं अरे भाई कितना परसेंट टूटेगा 2% तो ये फर्दर 2% टूटेगा मिलाया कितना गया था 100 H प्लस आयन फ्री कितने रहेंगे 2 भाई सोल्यूशन का पीएच में कुछ ज्यादा चेंज हो जाएगा क्या नहीं इसलिए अगर आपका कोई सोल्यूशन है बफर सोल्यूशन है उसमें आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस मिलाते हैं तो सोल्यूशन का पीएच तो चेंज होता है लेकिन वो चेंज निग्लेजिबल होता है क्या आप समझ पा रहे हैं अगर आप बेस मिलाएंगे तो क्या होगा भाई अरे भाई एसिड मिलाए 100 फ्री H प्लस आयन 2 ही है मिलाएंगे 2000 H प्लस जो आयन फ्री होंगे 10 उस 10 का मिला रहे हैं बहुत ज्यादा लेकिन फ्री H प्लस आयन नहीं रहने दे रहा क्या आप समझ पा रहे हैं भाई अब ध्यान दीजिएगा अब तो आपको ये समझ में आ गया कि एसिड मिलाने से तो कुछ काम नहीं हो रहा था तो आप बेस मिला के एक बार देख लीजिए चलो बेस मिलाते हैं बेस मिलाएंगे तो क्या मिलाएंगे भाई OH माइनस जब OH माइनस ये बेस है तो इसको इंतजार कौन करेगा एसिड अब ये एसिड क्या करेगा भाई उस OH माइनस को आयन में उस OH माइनस आयन को आयन के साथ में रिएक्शन करेगा और खुद बन जाएगा एसीटेट आयन क्या बन जाएगा भाई एसीटेट आयन और पानी मतलब OH माइनस आयन को फ्री सोल्यूशन में नहीं रहने दे रहा है उसको कंबाइंड फॉर्म में बना दिया इसलिए ना तो सोल्यूशन में H प्लस आयन है ना तो OH माइनस आयन है पहले जितने थे लगभग अभी भी उतने ही है इसलिए सोल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होता है क्या ये बोलना सही है कि नहीं होगा अरे भाई होगा लेकिन वो चेंज बहुत ही नेग्लेजिबल है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे अरे भाई समझ में आया है क्या हाँ चलिए ठीक है अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए ये तो आपको समझ में आ गया कि ये एसिडिक बफर है क्या है एसिडिक बफर है और इस कहानी पूरी समझ में आ गई है इसका मतलब ये जो कहानी थी उसमें क्या क्या बचेगा भाई एसिड पूरा बचेगा क्या अरे भाई अगर ये 100 है तो 2% इसमें से 98 तो बचा रहेगा ना और ये सॉल्ट है तो ये 100% टूटा क्या ये ज्यादा बचा रहेगा ये ज्यादा बचा रहेगा और सोल्यूशन में कुछ H प्लस आयन भी बचे रहेंगे क्या क्लियर है ना भाई अब बताइए क्या यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट का इक्वेशन अरे भाई बोलो ऐसे लिखते थे अरे भाई तुम नहीं समझा क्या K का वैल्यू तो ऐसे लिखा जाता था ना अरे भाई बोलिए क्या ऐसे लिखते थे अब हमको चाहिए कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या चाहिए क्या यहाँ से H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकल सकता है अरे भाई निकल सकता है ना अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकल गया तो क्या तुम पीएच निकाल सकता है अरे भाई इसको क्रॉस करेंगे तो बताओ यहाँ से H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कैसे निकलेंगे बताओ Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या एसिटिक एसिड डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस अरे भाई होगा क्या क्या हमने H प्लस आयन का कंसंट्रेशन C अल्फा क्यों नहीं लिखा ऑस्मोल डाइल्यूशन लॉ से इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ में जो एसिटेट आयन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है कहाँ से आ रहा है भाई सॉल्ट से आ रही है ठीक है अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या यहाँ तक लिख सकते हैं अरे भाई इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको कैसे भी लिखा जाता है के और इसको क्या बोलते हैं एसिड क्या बोलते हैं एसिड और इसको क्या लिखेंगे अरे भाई सॉल्ट क्या लिखेंगे सॉल्ट ये लिखो या H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा के इसको लिखेंगे एसिड और इसको क्या लिख देंगे भाई सॉल्ट क्योंकि एसिटेट आयन कहाँ से आ रहा है सॉल्ट या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के एसिड ये इस एसिड का क्या भाई समझ में आया है कि जब हमारा एसिडिक बफर होगा तो उसका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन अरे भाई कितना K इंटू एसिड डिवाइड बाई कंजुगेट बेस या एसिड डिवाइड बाई सॉल्ट अभी तक हमने जो पढ़ा है काम की चीज यही है समझ पा रहे हैं ना एक फॉर्मूला अरे भाई अभी कॉपी मत करो क्या ये फॉर्मूला याद हो गया है अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए एक बार आप लोग बोल देंगे बताओ एसिड क्या था फॉर्मूला H प्लस आयन इक्वल टू क्या था K इंटू क्या था एसिड डिवाइड बाई सॉल्ट क्या था बोलिए एसिड डिवाइड बाई सॉल्ट क्या इस सॉल्ट को हम लोग क्या भी लिख सकते थे कंजुगेट बेस क्लियर है ना अब थोड़ा सा ध्यान देना अगर दोनों साइड में लॉग ले क्या ले माइनस लॉग ऑन बोथ साइड बहुत अच्छा से सिंप्लीफाई करने के बाद एक फॉर्मूला आएगा मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं आपको रिजल्ट डायरेक्टली लिखना है तो बताओ पीएच की वैल्यू क्या आ जाती है पी के क्या आ जाती है पी के
प्लस अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ में उलट जाता है, क्या हो जाता है, उलट जाता है। उलट जाता है मतलब सॉल्ट ऊपर आ जाता है और एसिड नीचे आ जाता है। क्या समझ पा रहे हैं? और सॉल्ट की जगह में हम लोग क्या भी लिख सकते थे, कंजुगेट बेस अपॉन एसिड। तो पीएच का फॉर्मूला जल्दी से बोलो क्या है, पीएच इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट डिवाइड बाई एसिड। क्या गया है, सॉल्ट डिवाइड बाई एसिड। मतलब यही तो याद रखना है ना भाई, पीएच निकालना है, लेकिन कभी कभी H प्लस आयन का कंसंट्रेशन भी निकालना पड़ेगा, उसके लिए ऊपर वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। कहने का मतलब है दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कोई बोलेगा क्या एसिटिक एसिड, थोड़ा सा ध्यान देना, क्या एसिटिक एसिड और क्या ये बफर है? तो हाँ ये बफर है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या ये एसिडिक बफर है? बफर है। कहने का मतलब है अगर एसिटिक एसिड के एक ड्रॉप लिया गया, कितना भाई, एक ड्रॉप, और जो सोडियम एसिटेट लिया गया है वो क्या लिया गया है भाई, एक टैंक लिया गया है, बहुत बड़ा टैंक में लिया गया है। ये सॉल्ट भाई वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट है वो बहुत ज्यादा है, बहुत एक्सेस में है, और ये एक ड्रॉप है। क्या इसको इसमें मिलाएंगे तो क्या एसिडिक बफर बनेगा? तो नहीं बनेगा। अब ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई कितना कितना अमाउंट मिलाया जाए कि एसिडिक बफर सोल्यूशन बन जाए। भाई ये एसिडिक बफर का एग्जांपल है, हाँ है, एग्जांपल तो है एसिडिक बफर का, लेकिन अगर इसका एक ड्रॉप है, इसका एक टैंक है, मतलब एसिड के कंपेयर में ये एक्सेस में है, तो क्या ये एसिडिक बफर हो सकता है? नहीं। तो भाई एसिडिक बफर का क्या अमाउंट होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए, कितना अमाउंट लिया जाए कि ये एसिडिक बफर हो जाए? तो एसिडिक बफर का अमाउंट क्या होता है भाई, अगर एसिड का जितना अमाउंट है उतना ही सॉल्ट का अमाउंट है, तो सबसे अच्छा बफर तैयार होगा। कब सबसे अच्छा बफर कब तैयार होगा? जितना एसिड का अमाउंट है उतना ही हमारा सॉल्ट का अमाउंट हो जाए। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर ये एक ड्रॉप है और ये एक ड्रॉप है, क्या बफर होगा? हाँ बफर होगा। क्या ये एक टैंक है, ये एक टैंक है, क्या ये बफर होगा? होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? अब देखो भाई, इस एसिड के कंपेयर में अगर ये 2 टाइम्स ज्यादा है तभी भी बफर बन सकता है, 3 गुना होगा तभी भी बन सकता है, 10 गुना होगा, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, मैक्सिमम कितना गुना होना चाहिए? 10 गुना। मतलब इस एसिड के कंपेयर में ये 10 गुना हो या इसके कंपेयर में ये 10 गुना हो तो हमारा बफर बन सकता है। मतलब समझ पा रहे हैं ना भाई? मतलब कहने का ये मतलब है, ध्यान से सुनिए, अरे भाई ध्यान से सुनेंगे आप लोग। अगर दोनों ये बहुत छोटा है, देखिए अगर इसकी अमाउंट बहुत छोटी है और इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा, एक टैंक है, तो बफर कभी भी नहीं बन पाएगा। तो बफर के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों का अमाउंट सेम हो तो सबसे अच्छा कंडीशन है। सबसे अच्छा कंडीशन बफर का क्या है, जो जो वीक एसिड का अमाउंट है और वही सॉल्ट का अमाउंट सेम हो जाए तो सबसे अच्छा वाला बफर तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो दोनों का अमाउंट सेम सेम नहीं है, इसका जो अमाउंट है उससे ये 2 गुना टाइम्स ज्यादा है, तो बफर बनेगा, बनेगा। 3 गुना होगा तभी भी बनेगा, 4 गुना होगा तभी भी बनेगा, 10 गुना होगा तभी भी बफर तैयार हो जाएगा। लेकिन जब 11 गुना होगा ना तो बफर तैयार नहीं होगा, बफर नहीं बनेगा। तो लिमिटिंग पॉइंट क्या है भाई, 10 गुना होना चाहिए। अरे भाई कोई भी एसिड सॉल्ट से 10 गुना ज्यादा हो या सॉल्ट एसिड से 10 गुना ज्यादा हो तो हमारा क्या तैयार हो जाता है? बफर। क्या तैयार हो जाता है? बफर। तो कहने का मतलब है, क्योंकि फॉर्मूला में क्या आ रहा है भाई, सॉल्ट और एसिड का रेशियो आ रहा है, तो या तो हमारा ध्यान देना भाई, सॉल्ट अपॉन एसिड का जो वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम, या तो 1/10 होनी चाहिए या तो मैक्सिमम 10 होनी चाहिए। कहने का मतलब है सॉल्ट के कंपेयर में एसिड कितना गुना है? 10। या बताओ अब एसिड के कंपेयर में सॉल्ट कितना गुना है? 10 गुना है। इतना होगा तो हमारा बफर बन सकता है, अगर इससे ज्यादा होगा तो बफर तैयार नहीं होगा। अरे भाई समझ पा रहे हैं? अब इधर देखो, अरे भाई इधर देखो, क्या सॉल्ट बाई एसिड का रेशियो मालूम हो गया? क्या इससे ज्यादा होगा, इस रेंज से ज्यादा होगा तो बफर तैयार नहीं होगा। तो कहने का मतलब है सॉल्ट बाई एसिड की वैल्यू अगर भाई 1/10 रखेंगे, कितना 1/10 का मतलब क्या तुम समझ रहा है क्या? 10 की पावर -1। अरे भाई log 10 की पावर -1 कितनी होती है? -1। तो बताओ उस समय उसका पीएच क्या होगा? pKa -1। अरे भाई ये वैल्यू तो -1 ना हो जाएगी। तो अगर मैं बोलूंगा पीएच का रेंज तो क्या हो जाएगा भाई, pKa -1 से लेके pKa +1। भाई एसिडिक बफर का रेंज कहां से कहां तक? अरे भाई देखो, ये दोनों का रेशियो तुमने 10 डाला, क्या डाला?
तो क्या बचेगा log 10। log 10 कितना होता है 1, तो pH कितना होगा pKa प्लस 1। लेकिन अगर 1/10 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 1 इसकी वैल्यू कितनी होगी -1। तो pH का रेंज कितना हो जाएगा pKa -1। कहने का मतलब है कि pH का जो रेंज होता है, अरे भाई pH का रेंज होता है एसिडिक बफर का कहां से कहां तक, pKa -1 से लेके कहां तक pKa प्लस 1 तक। अगर इसी के बीच में हमारा क्या होता है भाई एसिडिक बफर का रेंज होता है। अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहने का ये मतलब है, ध्यान देना, बुकों में ऐसा लिखा होता है कि pH की वैल्यू pKa प्लस -1 होगा। ये गलत है लेकिन ये सही भी है, अगर किताब में यही लिखा है तो यही माना। क्यों भाई? इसके बीच में रेंज है ना भाई, यहां से तो दो ही वैल्यू तुमको पता चल रही है कि या तो pH का वैल्यू pKa -1 हो जाएगा या तो pH की वैल्यू pKa प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली क्या है, इसके रेंज के बीच में होना चाहिए। अरे भाई हो सकता है मान लो रेंज है pKa प्लस 1 है तो क्या pKa प्लस 0 हो सकता है, 0.1, 0.2, 0.3? अरे भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक्चुअल तो ये है लेकिन किताबों में ऐसा लिखा होता है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा क्वेश्चन में आ गया है कि pH क्या होगा, आंसर pKa प्लस -1, अगर ऐसा लिखा है तो सही कर दीजिएगा क्योंकि बुक में ऐसा ही लिखा है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? लेकिन उसका रेंज होता है कहां से कहां तक, pKa -1 से लेके कहां तक भाई pKa प्लस 1 तक। क्या समझ पा रहे हैं? इसको बोलते हैं रेंज ऑफ pH। क्या बोलते हैं रेंज, pH रेंज ऑफ एसिडिक बफर। क्या बोलते हैं pH रेंज ऑफ एसिडिक बफर। ये क्या है pH रेंज ऑफ एसिडिक बफर। क्या यहां तक आपको समझ में आ रही है? क्या सच में समझ में आया है? अब देखो मैक्सिमम बफर एक्शन क्या होगा, उसके बाद इधर लिखना है। क्या समझ पा रहे हैं ना आप? तो ध्यान देना है मैक्सिमम बफर कब होगा। अरे भाई मैक्सिमम बफर मैं बोला था सबसे अच्छा बफर कब होगा, जब एसिड और सॉल्ट का अमाउंट क्या हो जाए सेम हो जाए। मतलब उनका क्या हो जाए भाई, जो सॉल्ट है जो एसिड है, अरे भाई जो सॉल्ट है जो एसिड है उनका रेशियो 1 हो जाए, दोनों बराबर हो जाए। इधर करेंगे तो बराबर ना हो जाएगा। जब सॉल्ट और एसिड दोनों बराबर हो जाएगा उस समय हमारा बफर मैक्सिमम होगा। तो बताओ इन दोनों का वैल्यू का रेशियो कितना हो चुका है 1 डालेंगे तो log 1 की वैल्यू 0, pH की वैल्यू क्या हो जाएगी pKa। कब हो जाएगा ऐसा, जब हमारा मैक्सिमम बफर एक्शन शो करे। कोई बोलेगा मैक्सिमम बफर एक्शन शो कर रहा है उसका pH बताइए। अरे भाई pH इक्वल टू pKa, K का वैल्यू देगा pH निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ में जब बेस के लिए लिखाया जाएगा ना तो यहाँ में क्या होगा pK भी हो जाएगा और एसिड का जगह में बेस आ जाएगा।